स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम रसायन विज्ञान का पार्ट 3। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 3। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर पे चलते हैं। विलियन नाम है चैप्टर का, और आपको मूलता और यहाँ तक मूल प्रभाषा तक करवा दिया गया था। उसका एक एक सवाल भी करवा दिया गया था। तो चलिए आज टॉपिक पढ़ते हैं, उसी का एक एक सवाल इसमें भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे हम अणुसंख गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख गुणधर्म क्या होता है, तो अणुसंख गुणधर्म की परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अणुसंख की डिफिनीशन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। तो अणुसंख की डिफिनीशन होती है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक क्या है, अणुसंख गुणधर्म है। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ही एक अणुसंख गुण है। और अणुसंख गुण कुछ मुख्य प्रकार के हैं। ठीक है, तो इनके प्रकार क्या है वो देख लीजिए। कुछ प्रमुख अणुसंख गुण हैं, उनको देख लीजिए। तो प्रमुख अणुसंख गुण है, पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमारा है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा हमारा है हिमांक का अवनमन, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथा हमारा है परासरण दाब, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको परासरण दाब पहले ही पढ़ाया गया है, तो हम आज केवल 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो चलिए क्लास पे चलते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको पढ़ते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता क्या है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊपर भी बताया गया है, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इन हिंदी। ठीक है, तो मतलब हिंदी में ये नीचे आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए नीचे लिखा क्या है, उसको देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि एक निश्चित ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो एक निश्चित ताप, जहाँ पे टेम्परेचर निश्चित कर दिया जाता है, जो ताप होता है वो निश्चित कर दिया जाता है, और किसी भी द्रव में कुछ भी हो, ठीक है, द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा जो डाला गया दाब होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो ये है वाष्प दाब की परिभाषा। मतलब केवल अगर वाष्प दाब आपसे पूछे तो ये है वाष्प दाब की परिभाषा। लेकिन हमें अभी पढ़ना है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है हमारी, डिफिनेशन को पढ़ते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है। जब किसी भी शुद्ध विलायक मतलब जल ही होता है विलायक, ठीक है, तो कोई भी शुद्ध विलायक हो उसमें अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य विलेय अगर पदार्थ मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था वाष्प दाब का अवनमन। आगे दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, हमने वाष्प दाब अवनमन पढ़ लिया, इसका सूत्र होता है, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये टॉपिक हमारा जो दूसरा नंबर था यहीं पे बोला गया था क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, किसी शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, ठीक है, किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, मतलब किसी भी शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय को घोल दें तो उसे घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो किसी भी अगर कोई शुद्ध विलायक होता है, जैसे जल होता है, अगर उसमें हम कोई भी अवाष्पशील विलेय में कुछ भी हो सकता है, जैसे नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अवाष्पशील बोला गया है, ठीक है। विलेय को घोलने पर, अब अवाष्पशील बोला है तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ना चीनी ले सकते हैं, वो कुछ ले सकते हैं, गोंद ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जैसे उसको डाला जाता है तो जो वाष्प दाब होता है विलयन का वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो विलयन का क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि के विलायक को ही क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। अगर हम यहीं पे पूछे कि क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध क्या होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध होता है, ये नीचे आपको दिया गया है कि डेल्टा टी बी बराबर लिखा है यहाँ पे के बी इंटू एम, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। अब देखिए एम लिखा हुआ है यहाँ पे के बी इंटू एम, मतलब मोलरता, ठीक है। तो ये संबंध होता है, अथवा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये सूत्र है, इसी से सवाल हमारे लगेंगे, तो सवाल को देख लीजिए, ये सूत्र हमारा है, ठीक है। सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू क्या स्मॉल डब्लू, नीचे कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम, ठीक है। तो ये सूत्र है हमारा जिससे हमारे सवाल लगने हैं, और ये क्वथनांक में उन्नयन का भी सूत्र है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये डैश है, ठीक है। तो जहाँ पे यम डैश मोललता है, क्योंकि मोललता में संबंध पूछा था, तो यम डैश बराबर, ठीक है, यम डैश बराबर इतना पूरा मान हो सकता है, ठीक है, डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन होता है, इसको अगर क्वथनांक में उन्नयन ही डेल्टा टी बी कहलाता है, मतलब क्वथनांक के उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्वथनांक के उन्नयन को हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए एक और होता है कि डेल्टा टी बी अगर आपसे इस तरह से दे के दो मान दे दे टेम्परेचर में, तो ये होता है, क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है, इस तरह से होता है, डेल्टा टी बी बराबर T2 माइनस T1, तो या T1 माइनस T2 भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, विलयन और शुद्ध विलायक, मतलब यहाँ पे T2 ही किसी को भी मान सकते हैं, जिसको मान लें, मान लिया हमने यहाँ पे, मान लिया विलयन का क्वथनांक T1 मान लिया और शुद्ध विलायक T2 मान लिया, ठीक। तो इसलिए इस तरह से होता है, तो हम यहाँ से मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो डेल्टा वैसे टी बी बराबर, वैसे बता दें तो डेल्टा टी बी बराबर जो ज़्यादा संख्या होगी वो पहले लिखी जाती है, जो छोटी संख्या होगी, मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो आगे लिखी जाएगी, जो छोटी संख्या होगी वो बाद में लिखी जाएगी। तो T1 माइनस T2 ही लिख दीजिए, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है, T1 माइनस T2। मान लीजिए T1 बराबर हमने ज़्यादा बड़ी संख्या मान ली और T2 बराबर कम संख्या वाली मान ली, ठीक है। तो ये होता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है KB बराबर क्या होता है, तो KB बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में। यहाँ पे लिखा है देखिए W, जो स्मॉल w होता है उसकी वैल्यू कम होती है, स्मॉल w ही है, या विलेय की हमेशा मात्रा हो, जो स्मॉल w होगा वो हमेशा क्या होती है, विलेय की मात्रा होती है, और जो कैपिटल W होगा वो किसकी मात्रा होगी, तो वो विलायक की मात्रा होती है, मतलब स्मॉल w छोटा होता है और कैपिटल W बड़ा होता है, तो कैपिटल W विलायक की मात्रा होती है हमेशा, और स्मॉल w जो होती है विलेय की, और ये दोनों होते हैं हमेशा किसमें, ग्राम में, ठीक है। स्मॉल m की बात करें तो इसमें स्मॉल जो m होता है वो विलेय का अणुभार होता है, जो विलेय का अणुभार निकाला जाता है वही हमारा स्मॉल m होता है, ठीक है। तो ये संबंध था क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास हिमांक में अवनमन। तो हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, इसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी भी परिभाषा उसी तरह से है, हिमांक पर
पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब समान होते हैं। हिमांक पर क्या होता है, पदार्थ का जो द्रव और ठोस स्वरूप होता है उनके वाष्प दाब लगभग समान होते हैं। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोल दिया जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। अगर किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो क्या होता है, विलायक में घोला जाता है तो विलायक का जो हिमांक होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को, ठीक है, हिमांक में उत्पन्न इस कमी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया हिमांक में अवनमन। आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हिमांक में अवनमन की बात थी, डिफिनीशन की बात थी। अब संबंध फिर से हम देख लेते हैं, हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध। तो वही सूत्र फिर से यहाँ पे है कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम डैश। यहाँ पे के एफ क्या होता है, तो के एफ होता है मोलल, ठीक है, अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र फिर से, यही सूत्र हमें जो लगाना होगा सवाल में, ये भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हैं, दोनों की यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एम डैश मोललता होती है। तो डेल्टा टी एफ बराबर दूसरा सूत्र है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। ये भी सूत्र है हमारा और संबंध भी दोनों में। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें किसकी, डेल्टा टी एफ की, तो यहाँ पे भी वही होता है। ठीक है, विलायक का हिमांक देखिए ऊपर क्या था, तो ऊपर हमने कहा था T1 माइनस T2, ये क्या होता है, KB बराबर होता है। ठीक है, मतलब KB बराबर, अगर KF की बात कहेगा तो KF में क्या होता है, तो KF में उल्टा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे T1 माइनस T2 है तो यहाँ पे हो जाता है T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 हो जाता है ये सूत्र, KF बराबर, और यहाँ पे KB बराबर T1 माइनस T2। ठीक है, ये अंतर होता है क्या, हिमांक के अवनमन और हिमांक के। तो देखिए हिंदी में भी इसका सूत्र लिखा हुआ है, हिमांक में अवनमन बराबर, तो हिमांक में अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस क्या होता है, विलयन का हिमांक। हिंदी में भी आप लोग याद कर लीजिए सूत्र को और लिख लीजिए। ठीक है, जब भी सवाल आएगा तो इसी का प्रयोग होगा सवाल में। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, हिमांक में अवनमन बराबर होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। और के एफ बराबर क्या होता है, तो के एफ बराबर होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। बाकी आपको नहीं बताया गया, क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि ऊपर बता दिया गया था कि ये स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, तो स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का जो होता है भार। ठीक है, द्रव्यमान, और किसमें, ग्राम में। और कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार, इसलिए नहीं बताया गया। इसमें स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम भी बता दिया गया, विलेय का क्या होता है, अणुभार, ये होता है ना, ऊपर वाली में बता दिया गया, इसलिए इसमें नहीं बताया गया, नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के एफ आपको बता दिया, एम डैश बताइए, मोललता ऊपर भी बता दी गई थी, यहाँ पे केवल इतना आपको बता दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं, ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए, इसको लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि इसी में अभी आगे हम चलेंगे तो सवाल भी, मतलब इसका सवाल भी देखेंगे। चलिए अब देखिए पढ़ते हैं राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। हमने इसका सूत्र ऊपर नहीं बताया था क्योंकि ये था जो राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, तो हमने सोचा कि यहीं पे डायरेक्ट आपको यहीं पे बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा राउल्ट का नियम, हेडिंग है ये डाल दीजिएगा, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम। इसे हम डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जो हमारा है ये क्या है हमारा, तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग डाल दीजिएगा इसको इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आता जरूर है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये हेडिंग हमारी है राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। जरा पढ़ेंगे, इस नियम के अनुसार क्या होती है, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो डिफिनीशन क्या है इसकी, फिर से पढ़ लीजिएगा,
इसकी डिफिनीशन है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें, सूत्र के रूप में लिखना चाहें, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स। ठीक है, एक्स लिख दें, इसको मोल प्रभाज बोलते हैं, या हम इस तरह से इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स को ही है। ठीक है, एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये एन मोलों की संख्या होती है, यहाँ पे एन प्लस एन, क्योंकि दो अगर होते हैं तो एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो सूत्र हमारा ये होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन एन कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो ये होती है, कौन सी, एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, ये होती है। तो ये सूत्र होता है हमारा। कभी कभी ये नहीं दिया होता है, ये नहीं दिया होता है, केवल एक्स की वैल्यू दी है, मोल प्रभाज दिया होता है, तो हम केवल वहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र है, ये इसी का मान है। ठीक है, इसका मान ही ये है। तो सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से। ये इसको कभी कभी सवाल में इस तरह से देता है तो ये सूत्र लगाते हैं, और कभी कभी इसे कट कर देते हैं ये, और सूत्र जो हमारा होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कट कर दीजिएगा, लेकिन आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कभी जब सवाल आएगा तो इस तरह का, अगर पूरा मान दिया होगा तो ये वाला लगाते हैं, अगर नहीं पूरा मान दिया होता है तो इतने से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में कि ये हैं क्या क्या, तो उन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, पी नॉट माइनस पी एस, ये जो पी नॉट माइनस पी एस है, ये है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। अगर इसी में हम पी नॉट का भाग देंगे, पी नॉट का भाग दे देते हैं, तो ये बन जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो जहाँ पे ये पूछ रहा है कि यक्ष विलेय क्या है, तो यक्ष विलेय ये जो है, ये विलेय आपको ऊपर ही बता दिया था हमने, ये मोल प्रभाज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये विलेय लिखा है, ये विलेय लिखा है ना, इसलिए ये विलेय का मोल प्रभाज। अगर यहाँ पे विलायक हम लिखते, ऊपर आपने मोल प्रभाज के सूत्र पढ़ा ही था, उसमें बताया ही गया था। ठीक है, कि दो होते हैं, एक विलायक का, एक विलेय का। ठीक है, तो विलेय के मोल प्रभाज, क्योंकि एक्स विलेय लिखा है, अगर यहाँ पे विलायक लिखा तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाता। अब देखिए यन क्या होता है, तो यन विलेय के मोलों की संख्या होती है, और जो ये कैपिटल यन होता है, ये क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हम आगे सवाल करवाएंगे। ठीक है, पहले इसकी कुछ सीमाएं पढ़ लेते हैं राउल्ट के नियम की, फिर सवाल करवा लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, जरा पढ़ लीजिए। राउल्ट के नियम की पहली सीमा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्टों के तन विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम होता है वो केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्टों के तन विलयनों पर लागू होता है। दूसरा हमारा सीमा क्या है इसकी, वो पढ़ लेते हैं। राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा है कि राउल्ट का नियम क्या होता है, केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। ये हमारा दूसरा होगा। तीसरा हमारा क्या होगा, चूंकि विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं, चूंकि क्या होते हैं, विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं, अतः उनके विलयनों पर क्या होता है, राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये हमारी तीसरी सीमा हो गई। चौथी सीमा हमारी यहीं पे क्या है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक है, उन पर भी राउल्ट का नियम लागू, शायद यहाँ पे कट गया, आप लोग लिख दीजिए, नहीं होता है। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होती। तो ये चार सीमाएं थी राउल्ट के नियम के। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पेपर में काफ़ी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे लर्न कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के हम कुछ सवाल आपको करवा देते हैं। तो सवाल नंबर पहला वाष्प दाब का अवनमन से संबंधित सवाल है, देख लीजिए। देखिए अभी अभी आपको ऊपर सवाल पढ़ाया गया था कि पी नॉट, मतलब सूत्र पढ़ाया गया था पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस।
एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। तो सूत्र आपको क्या पढ़ाया गया था, जरा देख लेते हैं। सूत्र आपको पढ़ाया गया था पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ठीक है। अब आप कहोगे कि सवाल सूत्र तो हमें ये पढ़ाया गया, लेकिन वहाँ तो पी एस दी है, ठीक है। तो देखिए, जब सवाल जिस तरह से जिस टॉपिक को देगा वही मतलब नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमसे विलायक का पूछ रहा होगा, यहाँ पे हमसे किसका पूछा था, विलेय का। जब विलेय का पूछता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी नॉट रखते हैं। क्या रखते हैं, पी नॉट। अगर विलायक का सवाल में जो होता है, अगर विलायक का पूछता है, किसका पूछता है, विलायक का मोल प्रभाव दिया होता है उसके बारे में पूछता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पी नॉट की जगह में क्या रख देते हैं, पी एस रख देते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र में इतना फर्क है, आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। ये फर्क है, इसीलिए सूत्र वहाँ पे लिखा है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। मतलब वहाँ विलेय की चर्चा नहीं करके वहाँ पे विलायक का पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि तो चलिए विलायक का पूछ लेते हैं, विलायक का मतलब देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राउल्ट के नियम से क्योंकि नहीं है, ये सीधे सीधे वाष्प दाब का अवनमन का ही सूत्र है। वाष्प राउल्ट के नियम से होता तो यहाँ पे पी नॉट लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको टॉपिक पढ़ाया गया था, कौन सा, सबसे ऊपर पढ़ाया गया था, ये तो राउल्ट का नियम है। चलते हैं देखते हैं सबसे ऊपर आपको क्या पढ़ाया गया था। सबसे ऊपर आपको पढ़ाया गया था, ये देखिए, ये पढ़ाया गया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे हमने शायद सूत्र आपको नहीं बताया था, तो वही सूत्र ही हमारा नीचे दिए हुए है, ठीक है। वो सूत्र क्या है, तो उस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो सूत्र होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, पी एस, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन, एक काम, पी माइनस पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस, ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो सूत्र है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको ऊपर दिया गया था डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है, इस तरह से। और इन्हीं का ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया गया है कैपिटल एम, ठीक है, इस तरह से। तो वही सूत्र वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाष्प दाब का सूत्र है, ना कि राउल्ट के नियम का सूत्र है, ठीक है। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं। वहाँ पे अगर राउल्ट के नियम से कहेगा तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पे केवल राउल्ट का नियम की बात नहीं की गई है, केवल आपसे वाष्प दाब का सूत्र पूछा गया है। तो वाष्प दाब का सूत्र होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तो वाष्प दाब का जो अगर सूत्र होता है, ऊपर हमने नहीं लिखा था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है, तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। अब देखिए, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो एन होती है वो मोलों की संख्या होती है। अभी अभी ऊपर फिर बताया था कि स्मॉल एन होती है, तो ये क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या, और जो कैपिटल एन होगी ये विलायक के मोलों की संख्या। और मोल बराबर आपको बताया गया था कि मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर होता है भार बटे क्या होता है, भार बटे क्या होता है, तो भार बटे क्या होता है, अणु भार। यही तो होता है भार बटे अणु भार। इसीलिए ऊपर डब्ल्यू स्मॉल लिखा है और फिर डब्ल्यू एम, एम को बोलते हैं अणु भार और डब्ल्यू को बोलते हैं भार। तो क्योंकि अगर स्मॉल एन का पूछेगा तो हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, और अगर कैपिटल एन का पूछेगा तो हम कैपिटल एम बटे एम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सूत्र किस अलग तरीके का है, ठीक है, सूत्र वही है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बटे बराबर क्या, स्मॉल एन या कैपिटल एन भी हम इसको रख सकते थे, और चाहे डायरेक्ट ये रख दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है, ताकि सवाल में कोई दिक्कत ना हो। चलिए
अभी यहाँ पे सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है हमारा, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। तो एक चीज हमने बताई थी कि जब भी सवाल है उसमें देख लेना कि जब भी जो विलायक का होगा भार वो हमेशा ज्यादा होगा और विलेय का जो भार होगा वो हमेशा कम होता है। और विलायक आपको पढ़ाया गया, विलायक क्या होता है पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। विलायक होता है हमारा जल, ठीक है, और जो विलेय होगा वो कोई पदार्थ होता है। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ का जो भार है वो कितना है 18.1 ग्राम, और जो विलायक जल का भार है वो कितना है 100 ग्राम। तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू हमारा 100 ग्राम और जो स्मॉल डब्ल्यू वो कितना है हमारा, तो स्मॉल डब्ल्यू हमारा 18.1 ग्राम। कितना पहचानना आसान है, आप पहचान सकते हो। आगे देखो पूछा गया है कि विलियन का वाष्प दाब 87 मिमी है। जब विलियन के वाष्प दाब की बात की गई है तो विलियन के वाष्प दाब जो होता है वो पीएस होता है हमारा, क्या होता है पीएस। और यहीं पे अगर पूछता जल के वाष्प दाब की, तो जल के वाष्प दाब की बात करता तो यहाँ पे हमारे क्या होता है पी नॉट। तो पी नॉट हमारा होता है विलियन जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब पी नॉट होता है। अगर विलियन का वाष्प दाब पूछे तो विलियन का वाष्प दाब होता है क्या पीएस, ठीक है। अब इसमें आगे सवाल में क्या है, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी हो, 92 मिमी हो, मतलब जल का वाष्प दाब आपको कितना दिया गया है 92 मिमी, ठीक है। तो आगे कह रहा तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए विलियन का आपको वाष्प दाब दे दिया गया है और आप तो इस तरह से यहाँ पे विलियन का वाष्प दाब दिया, जल का वाष्प दाब दिया, विलायक का दिया, विलियन का दिया, मतलब विलेय का नहीं दिया तो विलेय का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विलायक का बात की इसीलिए तो यहाँ पे पीएस लगा है। पीएस हमारा क्या है विलायक का जो विलियन का वाष्प दाब, और विलायक का पी नॉट होता है। अगर यहाँ पे विलेय की बात करता तो हम नीचे भी लिख देते, क्या लिख देते पी नॉट, ठीक है, नीचे क्या लिख देते पी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय की बात नहीं की गई, विलेय का नहीं दिए इसलिए नहीं लिखा गया, ठीक है। तो चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए सवाल में क्या लिखा है, सवाल को देख लेते हैं। सवाल सूत्र हमारा इस तरह से दिया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन 20 से, तो ये सूत्र होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि पी नॉट क्या होता है, तो पी नॉट जल का वाष्प दाब होता है और वो हमको कितना दिए है, तो वो हमको दिए है 92 मिमी। नीचे चलते हैं, पी एस बराबर कितना दिए, पी एस बराबर विलियन का वाष्प दाब होता है वो दिए हमें 87 मिमी। डब्ल्यू बराबर आपको ऊपर भी बता दिया गया, विलेय का भार होता है ये दिए 18.1 ग्राम, ठीक है। और स्मॉल क्या होता है पदार्थ का अणुभार होता है, ठीक है, वो जो हमें निकालना है हमसे पदार्थ का अणुभार ही पूछा गया है, ठीक है। और अगर डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू की बात करें, कैपिटल डब्ल्यू आपको अभी बताया था विलायक का भार मतलब जल का भार, तो 100 ग्राम। अब देखिए कैपिटल एम, तो कैपिटल एम का हम जल हमसे स्मॉल एम का पूछे, कैपिटल एम को दे दिया गया है। कैपिटल एम क्या होगा जल का अणुभार, जल का अणुभार ही तो होगा कैपिटल एम, क्योंकि जल का भार तो दिए हमको और जल का हमसे पूछे नहीं, हमसे तो पदार्थ का अणुभार पूछा है, पदार्थ का निकालेंगे हम। जल का हमें सूत्र पता है होता है H2O, तो इसका अणुभार निकालना सबको पता है, पिछली क्लास में ही बताया गया था। जितना हो जिनके मान हो उनको गुणा करवा दो, जोड़ दो, आ जाएगा। तो यहाँ पे सफिक्स में 2 लिखा है तो 2 गुणते 1 प्लस 16 कितना आ गया 18, जल का अणुभार कितना आ गया 18। अब बस सूत्र में उठा के वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो देख लिए यहाँ पे लिख दिया सूत्र के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया तो 92 माइनस 87/87, और यहाँ पे कितना वैल्यू थी स्मॉल डब्ल्यू की, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू थी 18.1 एम, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, तो आगे लिखा है हमारा कैपिटल डब्ल्यू। यम क्यों लिखा है, तो देखिए बटे यम इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे बटे में एम है, एम का मान हमें निकालना है, तो एम की वैल्यू तो ऐसे ही रखी रहेगी, लिख दिया यम बटे 100/18, ठीक है। अब देखिए जब भी 4 चीज़ें होती हैं तो आप सबको पता है कि जब भी 4 चीज़ें होती हैं तो इस तरह से होता है हमारा। देखिए इसमें 92 में 87 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 में 7 गया कितना 5 आ गया, 5 बटे हमारे पास इस तरह आ गया 87 बराबर 18 तो हमें पता है कि 18.1 यम बटे 100/18, इस तरह से जब भी चीज़ें होती हैं तो ये इसका गुणा इससे हो जाता है, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5/87 बराबर 18.1 गुणते 18/100 गुणते एम, यही तो आ जाएगा ना।
ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो m बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 18.1 गुणते 18 गुणते 87/5 गुणते 100। अब बस इसको हल करना है हमको, तो यहाँ से इसको हल करके देख लेते हैं। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हल करेंगे तो ये हमारा 2 से ही कटेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा करवाएंगे 250 आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करवाए 18 नहीं है, कितना होता है 162। ठीक है, गुणते कितना 87 करवा लेते हैं और बटे 250 को भाग हम इतने में दे देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 56.69। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, इनवर्स मतलब ग्राम प्रति भी लिख सकते हैं, चाहे इसको इस तरह से लिख दें, ग्राम प्रति का चिन्ह लगाएं, ये मोल का ना लगाएं। ठीक है, इनवर्स ना लगाइए, क्योंकि इनवर्स मीन्स होता है प्रति। ठीक है, तो ग्राम प्रति मोल भी बोल सकते हैं या ग्राम मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है, तो उसको लगा दिया गया है, क्योंकि जो हमारा मात्रक होता है पदार्थ का वो ये होता है। ठीक है, तो इसलिए लगा दिया ग्राम प्रति मोल इनवर्स। चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे आप लोग समझ लेना, और करना है आपको, जिसके पास बुक हो वो इस तरह के क्वेश्चन जिसको मिले तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन करिएगा। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए टाइम कम है, कोर्स ज़्यादा है, पूरा भी करवाना है और मोबाइल से कितना हो पाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी यहाँ पे करवाया गया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, बोला है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 से सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अब देख लिए तो बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब क्वथनांक के उन्नयन विधि का सूत्र हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक। आपको ऊपर बताया था कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या कहते हैं, मोलल स्थिरांक को बोलते हैं केबी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सवाल में आपको हमने बता ही दिया कि जो स्मॉल डब्लू होता है वो 2.5 ग्राम होता है, और जो कैपिटल डब्लू होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 100 ग्राम, मतलब बड़ा होता है कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो स्मॉल डब्लू ये हो गया, कैपिटल डब्लू ये हो गया। अब 4 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, मतलब ये किसका मान है, तो ये मान है डेल्टा टीबी की। ठीक है, किसका, क्योंकि डेल्टा टीबी से तो क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है बेंजीन के लिए मोलल, मोलल से मतलब केबी की वैल्यू आपको दी है, पदार्थ का अणुभार निकालना मतलब स्मॉल एम निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखिए डायरेक्ट सूत्र रख दिया गया है यहाँ पे। आपको सूत्र ऊपर बताया गया था कि डेल्टा टीबी बराबर होता है कितना, 1000 गुणते केबी गुणते डब्लू बटे कैपिटल डब्लू स्मॉल एम, ये तो बताया गया था ना। लेकिन अब हमें स्मॉल एम यहाँ पे निकालना है, स्मॉल एम निकालना है, तो एम ने टीबी की जगह ले ली और टीबी स्मॉल एम की जगह में आ गया। तो सूत्र हमारा यहाँ से डायरेक्ट रख दिया गया है। देखिए डायरेक्ट सूत्र रखा हुआ है हमारा, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्लू। ठीक है, अब के बी क्या है, तो के बी है बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक। बेंजीन क्या है, बेंजीन यहाँ पे विलायक का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि विलायक की जगह में अब हमारे पास जल नहीं है, इसका मतलब बेंजीन किसका काम कर रहा है, तो बेंजीन ही विलायक का काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप में घोलेगा विलेय को, अवाष्पशील पदार्थ को। स्मॉल डब्ल्यू जो है हमारा वो कितना दिए, तो वो दिए 2.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू बेंजीन की मात्रा 100 ग्राम। ठीक है, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन की बात की है तो वो आपको दिया है कितना, 0.4 सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे चलिए अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो लिख दिया हमने मान रखने पर। ठीक है, सूत्र में लिख लीजिए यहाँ पे, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान उठा के रख दिया, हल करना है बस अब आपको इसको। तो हल करेंगे तो 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, 1 दशमलव अगर हटा देंगे तो 1 दशमलव से ये 1 दशमलव कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 गुणते 25/4। ठीक है, गुणते में 2.67। ठीक है, 2.67 बचेगा। अब यहाँ पे हम काटना चाहें तो काट सकते हैं यहाँ पे कि 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब ये 2 5 का गुणा 125 में करवाएंगे तो 125 गुणते आ जाएगा कितना, 2.67।
बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा करवा लीजिए और 2 का भाग करवा दीजिए। जब आप इन दोनों को गुणा करवा दोगे, 2 का भाग करोगे तो हमारा आ जाएगा 166.88 ग्राम प्रति मोल यूनिट। देखिए करवा तो दें, हम यहाँ पे गुणा भी करवा दें, भाग भी करवा दें, लेकिन जो क्लास होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। उस दिन 51 मिनट की हमारी क्लास बन गई थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको भाग कर सकते हो। इतना यहाँ तक आपको बता दिए कि यहाँ से आप इसका गुणा करवाइए, 2 का भाग करवाइए, ये आंसर निकाल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा जो पदार्थ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रति मोल इनवर्स या ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, चाहे प्रति लिखिए चाहे इनवर्स लिखिए। चलिए इसी तरह का एक सवाल और है, क्योंकि आपको 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, तीनों सवाल आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल जब पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 सेंटीमीटर की कमी पाई गई। अब देखिए ये हिमांक है, मतलब KF की वैल्यू दी गई है आपको। अब यहाँ पे भी जल की बात नहीं कीजिए, मतलब विलायक जो काम करेगा वो बेंजीन ही करेगा, विलायक का काम। ठीक है, यौगिक का अणुभार यहाँ पे भी ज्ञात करना है। बेंजीन के लिए जो KF की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीग्रेड प्रति मोलल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम करते हैं, सूत्र लगाते हैं, लिख देते हैं सॉल्यूशन। हिमांक के अवनमन 20 से, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार बराबर। तो यहाँ पे भी आपको डेल्टा TF करके सूत्र बताया गया था। यहाँ पे भी m का स्थान डेल्टा TF ने ले लिया, TF का स्थान डेल्टा m ने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्ट सूत्र लगा दिया गया है। डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, आपको पता ही है सब, लेकिन देख लीजिए स्मॉल w आपको पता है, कम वाली वैल्यू होती है तो 0.29 ग्राम, कैपिटल W ज़्यादा वाली वैल्यू होती है तो कितनी 5.8 ग्राम। डेल्टा TF आपको दिया गया है, कितना दिया डेल्टा TF यहाँ पे आपको दिया गया है कितना, 1.5 सेंटीग्रेड। तो 1.5 सेंटीग्रेड है। ठीक है, आगे बेंजीन के लिए पूछा है, बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक भी KF भी दे दिया गया है, कितना 5 सेंटीग्रेड प्रति मोलल। ठीक है, सबकी वैल्यू दी गई है, हमको बस करना क्या है, सूत्र में उठा के रख देना। देखिए यहाँ पे सूत्र में उठा के रख दिया गया। अब देखिए अगर दशमलव की बात करनी है, दशमलव हटाना है हमको, तो देखिए ये जो है दशमलव, ठीक है, इस दशमलव से ये दोनों का दशमलव हटा सकते हैं, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ से अब इसको काटना चाहते हैं तो काट दें। ठीक है, यहाँ से इसको काट दें, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 29 गुणित, अब ये कितने से कटेगा, यहाँ पे 58 है तो 58 2 से पहले काट दीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 500। ठीक है, यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, 9 29 ही आ रहा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ नहीं करने की जरूरत, सरल है। देख लीजिए यहाँ पे दशमलव है तो 1 2 है दशमलव के पास वैल्यू, तो ये दशमलव से ये दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 2 से इसको हम काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, ठीक है, दूनी 18 29 आया, 29 से 29 भी क्या हो गया, कैंसिल, 5 3 15 3 आ गया, 500 बटे आ गया 3, अब 3 1 के 3, ठीक है, तो 3 1 के 3, अभी आपको आ जाएगा एक, देखिए एक आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे 2 बचेंगे तो 3 18 तो 6 आ रहा है, फिर इसी तरह से 6 आएगा, फिर दशमलव लगेगा 6 तो देखिए यही तो हमारा आंसर आ रहा है 166.66। और ग्राम प्रति मोल इसकी क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स इसकी वो होती है क्या, मात्रक होता है, तो वो लिख दिया गया। ठीक है, तो देखिए सवाल सरल था, ये वाला तो बहुत ही सरल था। ठीक है, तो सबको आ जाएगा। चलिए बस यहीं से हमारी जो क्लास हो रही है वो स्टॉप हो रही है। ठीक है, अगले टॉपिक में बस आपका एक पार्ट इसका शायद और होगा, उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सवाल कुछ ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन अब पूरे सवाल करवाना मतलब यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ठीक है, मतलब पूरे सवाल करवाना ऑनलाइन आपको एक एक सवाल हर टॉपिक का बताया जा रहा है। इसके बाद आप स्वयं किताब अगर आपके पास हो तो आप घर में कर लो, अगर किताब ना हो तो बाद में आपको रिवाइज करवाए जाएंगे सवाल। ठीक है, वैसे सबका एक एक सवाल जो है आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। तो अगला टॉपिक जो होगा उसमें हमारी जो क्लास होगी, मतलब हमारा जो चैप्टर होगा वो ये पार्ट 2 है,
कितना पार्ट 3 है, पार्ट 4 में हमारी जो क्लास होगी वो फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3 चलने लगेगा। तो चलिए आगे आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिए, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको दोबारा देख लिया करिए, ठीक है। वैसे सूत्र में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि राउल्ट का नियम का अलग सूत्र होता है, और विलेय और विलायक वो जो मूल प्रभाज आपको समझाया गया था उसमें ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं से अपनी क्लास को हम स्टॉप